नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेलोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स में। फाउंडेशन कोर्स में दोस्तों 4 पार्ट जो आप पढ़ते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण। उनमें से पहले पार्ट पर हम चर्चा करना हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा एवं संस्कृति की। ठीक है ना। तो इसमें भी आज जो है हमारे 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, आज को मिलाकर के 9 हो जाएंगे। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें कंप्लीट हिंदी भाषा एवं संस्कृति में कंप्लीटली 10 सेशन होने वाले हैं। इसके साथ ही सेशन कंप्लीट हो जाएंगे, ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो कल की सेशन के साथ ही आपका ये सब्जेक्ट जो है पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट डे से जो है हम इसका इंग्लिश वाला जो पार्ट पेपर है आपका, उसे कंटिन्यू कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है समास, और समास के साथ ही हम अन्य शब्दों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें विकारी और अविकारी शब्द दोनों शामिल होने वाले हैं। तो इस टॉपिक पर समास और विकारी अविकारी प्रकार के जो शब्द हैं, इन पर कंप्लीट डिस्कस आज हम करेंगे। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चे हैं वो भी इस सेशन को ले सकते हैं, इसके माध्यम से आप समास समझ सकते हो। और जो बीए सेकेंड ईयर वाले फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सेशन का लाभ उठा सकते हैं। सेशन में पहले हम टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, उसके तुरंत बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर भी लगाएंगे आज के इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे उनके संबंध में। क्लियर है। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये न्यू बैच 2026 को टारगेट करते हुए इस बैच को मैंने स्टार्ट किया है। तो जो भी छात्र अभी तक कंफ्यूजन में है कि ये ओल्ड बैच तो नहीं है ना, तो वो बिल्कुल माइंड से फ्री हो जाए, न्यू बैच ही है। ठीक है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज प्रेजेंटर थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, इसकी बैटरी निकाल कर चेंज करने की कोशिश करते हैं यार। ओके, शायद अब चल जाए। वर्क कर रहा है, इट्स ओके, कर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के अलावा आप बीए से संबंधित अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर। 60 से ज्यादा सब्जेक्ट में अभी तक इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ा चुका हूं, बीए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर वाले बच्चों को। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप जो है अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपके मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, वोकेशनल आदि सभी सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कैसे जाना है प्लेलिस्ट में, तो ये मैंने चित्र के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। जो रेड लाइन दिख रही है आपको, इसको फॉलो करेंगे तो आप लोगों को क्लियर आप प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा प्रज्ञान हिंदी नए यूट्यूब चैनल है, जिस पर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं, है ना। जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा फाउंडेशन के चारों पेपरों की, ये कहें कि चारों सब्जेक्ट की पर्सनल नोट्स भी जो है, स्पेशल नोट्स अवेलेबल है। यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट चाहे तो इसको ले सकते हैं। कैसे मिलेगी नोट्स, ये सेशन के एंड में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अब शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। बात करेंगे समास, जिसमें कंप्लीटली कुछ पॉइंटों के माध्यम से 3 पॉइंटों में हम आज का ये सेशन कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं समास। समास में भी हम समास का अर्थ क्या होता है, उसके परिभाषा के साथ में, और इसके कितने प्रकार होते हैं। और बाद में हम सेकंड नंबर पॉइंट में हम बात करने वाले हैं शब्दों की, विकारी और अभिकारी शब्द दोनों पर सेपरेट चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम बात करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। तो जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, जिसमें हम देखेंगे समास क्या होती है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। क्लियर है। तो चलिए, समास दरअसल दोस्तों होता क्या है। समास ऐसा नहीं है कि हमने कभी पढ़ा ना हो। बचपन से हिंदी के ग्रामर हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिमाग से स्लिप हो जाती है, याद नहीं रहती है। आपने इसको 8 क्लास में भी पढ़ा था, 10th में भी, 9, 10th, 11, 12 सब में पढ़ा हुआ है, और अब सेकेंड ईयर में फिर पढ़ने आ रहे हो। समास दरअसल क्या होता है दोस्तों, समास जो शब्द है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और जब संस्कृत में इसका अर्थ देखते हैं, समास कहां से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। उस संस्कृत भाषा के आधार पर अगर इसके अर्थ देखोगे तो इसका अर्थ होता है संक्षिप्त रूप, संक्षिप्त रूप, छोटा रूप। ठीक है। लेकिन अब दरअसल हम इसको हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण में समास को किस प्रकार से हम यूज करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। हिंदी व्याकरण में जब 2 या 2 से ज्यादा शब्द मिलकर के एक नया या छोटा वाक्य बनाए, जिसका एक विशेष अर्थ निकलता हो, तो उस प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जब 2 या 2 से ज्यादा शब्द मिलकर के एक अर्थपूर्ण और लेकिन संक्षिप्त अर्थात छोटा वाक्य बनाए, उसको हम समास कहते हैं।
कुछ उदाहरण के माध्यम से भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। उदाहरण देख लीजिए, जैसे उदाहरण दिया गया है राजा का पुत्र, एक वाक्य है राजा का पुत्र जिसमें 3 शब्दों का इस्तेमाल किया गया है ना। उदाहरण में आप देखिए, देख पा रहे हैं यहां पर राजा का पुत्र क्या है, एक शब्द, दो शब्द और तीन शब्द है। अब इन तीनों शब्द को मिलाकर के एक शब्द बनाना है तो क्या बनेगा, राजपुत्र। क्या बनेगा दोस्तों, राजपुत्र। ठीक है, तो राजपुत्र क्या हो गया, समास हो गया। तो राजा का पुत्र और राजपुत्र दोनों का अर्थ सेम निकल रहा है, लेकिन यह एक अर्थपूर्ण और संक्षिप्त वाक्य बनकर तैयार हो गया। दूसरा उदाहरण भी देख सकते हैं, कृष्ण की भक्ति, इसको संक्षिप्त करेंगे, समास में परिवर्तित करेंगे तो कृष्ण भक्ति बन जाएगा। तो इस प्रकार से समास द्वारा भाषा को संक्षिप्त और सरल बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आउट क्यों जा रहा है, चलिए इसको ठीक करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब समास के हम कुछ प्रकारों की अगर बात करें, समास के टाइप कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, तो 6 प्रकार होते हैं समास के। संभवतः आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे पहला प्रकार है तत्पुरुष समास, कर्मधारण्य समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययीभाव समास। ये 6 प्रकार होते हैं, 6 टाइप होते हैं समास के। 6 टाइप पर हम चर्चा करेंगे। मैं स्पीड से क्यों बढ़ रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी आपको रटना नहीं है, सिर्फ आप लेक्चर को सुन लीजिए। इसी सुनने मात्र से ही आपके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रकार लेते हैं समास का। पहला प्रकार था तत्पुरुष समास। क्या होता है ये भाई, देखिए अब इसमें 2 या 2 से ज्यादा पद होते हैं समास में, 2 या 2 से ज्यादा पद होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो, दूसरा पद प्रधान हो मतलब महत्वपूर्ण हो पहले पद से ज्यादा, तो पहले पद से वो जुड़ा हुआ, विभक्ति के द्वारा जुड़ा हुआ हो, तो उसे हम तत्पुरुष समास कहेंगे। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, मैंने 3 उदाहरण के पॉइंट लाकर रखे हैं। जैसे राजा का पुत्र, इसका हमने समास में कन्वर्ट किया तो क्या बन गया राजपुत्र। इसमें जो दूसरा पद आपको दिख रहा है ये पुत्र वाला, मैं पेन लेके समझाता हूं आप लोगों को, ये लास्ट वाला जो दिख रहा है आपको राजपुत्र है ना, इसमें जो पुत्र दिख रहा है ये पद क्या है, प्रधान है, पहले वाले पद से ये जुड़ा हुआ है। सेकंड पॉइंट देखिए, गाय के समान, दैट मीन्स गव्यस, या विद्यालय में विद्यालय। ठीक है, तो इनमें जो दूसरा पद है वो प्रधान होगा। चलिए अगला टाइप देख लेते हैं। अगला टाइप है कर्मधारण्य समास। क्या है, कर्मधारण्य समास। क्या मतलब हुआ इसका, तो देखिए सभी जो अलग अलग टाइप है ना, सभी में एक माइनर सा चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। जैसे पहले टाइप में आपने तत्पुरुष समास में देखा, क्या देखा कि जो दूसरा पद होता है ना, जो सेकंड पद होगा ना, वो प्रधान होगा, वो मेन होगा। उसी टाइप से कर्मधारण्य में क्या इंपॉर्टेंट होगा, दोनों पद का अर्थ मिलाकर के एक विशेष पद बनेगा। यहां पर 2 शब्द या 2 पद मिलकर के एक विशेष अर्थ वाला पद बनाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, यहां बड़ा आदमी, बड़ा आदमी, तो इस दोनों पद मिलकर के, बड़ा और आदमी दोनों पद मिलकर के एक पद का निर्माण करेंगे जो विशेष होगा और अर्थ में भी अर्थपूर्ण होगा। बड़ा आदमी को समास में कन्वर्ट करेंगे, कर्मधारण्य समास में लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, महापुरुष। उसी प्रकार से नीला कमल, नीला कमल को 2 पदों ने मिलकर के नील कमल बनाया। इसी प्रकार से श्रेष्ठ कार्य को हम क्या कहते हैं, सदकर्म। और संभवतः ये सारे शब्द आपने अपनी रोजमर्रा के जीवन में कभी ना कभी सुने अवश्य हैं। चलिए अगला टाइप देख ले। तीसरा टाइप है द्वंद्व समास का। क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की विशेषता क्या है भाई, इसमें तो दोनों या जितने भी पद होते हैं वो सारे पद एक समान महत्व रखते हैं, और जिस समास में या जिस वाक्य में सभी पद एक समान महत्व रखते हो तो आप निसंकोचतः कह सकते हो कि वह द्वंद्व समास है। क्या है, द्वंद्व समास है। उदाहरण देख लीजिए, जैसे राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। अब इसमें आप ये नहीं कह सकते हो कि पहला पद ज्यादा महत्व रखता है, दूसरा पद कम महत्व रखता है, दोनों ही पद समान है। तो क्या हो जाएगा इसका, राम लक्ष्मण। दिन और रात, क्या हो जाएगा, दिन रात। माता और पिता, माता पिता। बात समझ आ रही है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, द्विगु समास। एक बात और बता दूं, ये जनरल हिंदी पढ़ रहे हैं ना, हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं फाउंडेशन के अंतर्गत, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से बढ़ रहा हूं। हिंदी साहित्य में जब इन समासों को पढ़ोगे ना, तो समास वाली क्लास ही 3 लेक्चर में कंप्लीट होती है। 1-1 घंटे के 3 लेक्चर होते हैं सिर्फ समास पर। कभी प्रज्ञान हिंदी पर क्लास लेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा वहां पर, है ना। चलिए अगला टाइप है आपका द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक हो, है ना, इसको पहचानना तो और भी ज्यादा आसान है। कैसे, द्विगु समास में क्या विशेषता है, पहला पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा।
1 2 3 है ना, 1 2 3 4 इस टाइप से, ठीक है। और पूर्ण शब्द किसी जाति या समूह का बोध कराएगा। जैसे उदाहरण देखिए आप, तो 10 राजा वाला, 10 राजा वाला, तो पहला पद क्या है इसमें, संख्यावाचक। सेकंड में देखिए 7 संख्यावाचक, 1 संख्यावाचक। दूसरा तीसरा पद जो भी पद है ये क्या है, ये एक जाति का या समूह का बोध कराते हैं। जैसे 10 राजा वाला तो 10 राजन, बात समझ आई। 7 घोड़े वाला रथ, सप्ताश्वर रथ। चलिए अगला टाइप देखते हैं। इसका अगला टाइप है, टाइप नंबर 5 है आपका बहुब्रीहि समास। क्या है, बहुब्रीहि समास। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें इसको पहचानना भी बहुत आसान है। कैसे भाई, देखिए दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। दोनों पद मिलकर के या दो से ज्यादा पद मिलकर के खुद की बात ना करते हुए अन्य किसी और की याद दिलाते हैं, बोध करवाते हैं। डायरेक्ट उदाहरण देखिए, समझ जाओगे आप। पहला उदाहरण क्या है, बहुत धन वाला। अब ये 3 पद है, तीनों पद मिलकर के किसी अन्य की बात कर रहे हैं, खुद की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे अन्य समास में की जाती है। तो बहुत धन वाला दैट मीन्स क्या हो जाएगा, बहुधन। जो व्यक्ति बहुत धन वाला हो उसको हम बहुधन कहते हैं शॉर्ट में या समास के रूप में, बहुब्रीहि समाज में। नीले कमल वाला, नील कमल। बात समझ आई। चलिए अगला और लास्ट टाइप है आपका अव्ययी भाव समास। इसका क्या विशेषता है इसकी भाई, तो इसका जो है ना पहला पद अव्यय, पहला पद अव्यय या संपूर्ण पद भी अव्यय में प्रयोग होता है। अव्यय क्या मतलब क्या हुआ, क्रिया या विशेषण। क्या होता है, क्रिया या विशेषण। इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। अव्ययी भाव समास जो होता है इसमें दोनों पद जो है, जरूरी नहीं लेकिन पहला पद कंपलसरी है, पहला पद जो है वह क्रिया या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, क्रिया या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। उदाहरण देखिए, घर के भीतर, घर के भीतर, बार बार, सदा के लिए। जो प्रारंभ हो रहा वाक्य का, शब्दों का, तो इसमें पहला जो शब्द है या वाक्य है या कहें कि पहला जो पद है वह क्रिया है या फिर विशेषण है। जैसे घर क्या है, विशेषण शब्द है। बार बार है ना, ये क्या है दोस्तों, ये भी विशेषण है। सदा है ना, विशेषण है। कहीं कहीं पर क्रिया के रूप में, वर्ब के रूप में भी ये इस्तेमाल होता है। बात समझ आ रही है आप लोगों को। तो इसके माध्यम से भी आप इस टाइप को पहचान सकते हो। अब थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे। अब जो शब्द होते हैं है ना, जो हमारे हिंदी ग्रामर में जो शब्द यूज होते हैं या हमारे हिंदी व्याकरण में जो शब्द यूज होते हैं, ऐसे शब्दों को मोस्टली 2 प्रकारों में हम डिवाइड करते हैं। 2 प्रकारों में, कौन कौन से प्रकारों में, एक विकारी शब्द में और एक अविकारी शब्द में। दोनों को जानना बहुत जरूरी है, अन्यथा बहुत सारी गलतियां करते हैं हम अपनी ग्रामर में, हमारे व्याकरण में। क्या है विशेषता, देखिए सुनिए, माइनर सा चेंजेस है, देखिए सुनिए। विकारी जो शब्द होता है, विकारी शब्द में समय समय पर, काल के अनुसार, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, पुरुष या कारक के आधार पर परिवर्तन होता रहता है। ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिनमें परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहे, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके पीडीएफ, है ना। तो विकारी शब्द जो है ये 4 प्रकार के होते हैं, मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भाई, आप जब सेंटेंस में यूज करते हो संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को या क्रिया को, तो ये जो चारों रूप है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सब के सब विकारी शब्द कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए, बहुत माइनर सा मतलब है। देखिए जब आप संज्ञा का इस्तेमाल करते हो अपने सेंटेंस में, तो संज्ञा को आप, अगर आप एक लड़के के लिए यूज कर रहे हो तो संज्ञा का फॉर्म कुछ और होगा, लेकिन जब एक से ज्यादा लड़कों के लिए यूज कर रहे हो संज्ञा का, तो फिर उसका फॉर्म कुछ अलग होगा, उसका प्रकार कुछ अलग होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही लड़का और लड़के दोनों में जैसे वचन में परिवर्तन आया, वैसे ही संज्ञा ने भी अपना रूप बदल लिया। इसी तरह से सर्वनाम की जब बात करते हैं, जैसे वह, तुम, यह, तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, वे में, है ना, वह लड़का या वे लड़के। बात समझ आई, वचन में परिवर्तन कर रहा हूं तो तुम या तुम्हारा। बात समझ आई, यह है ना। तो ये परिवर्तित होते रहते हैं, इनमें परिवर्तन आता रहता है। एक वचन के लिए ये है वह और यह है, बहुवचन के लिए तुम हो जाएगा, ठीक है, यू, दे, आदि आदि। बात समझे, एक से ज्यादा नाम।
लेकिन जब हम बात करते हैं विशेषण की, विशेषण जैसे बड़ा, अच्छा, सुंदर, तो बड़ा या बड़े, अच्छा या अच्छे, ठीक है, लिंग, वचन, काल, पुरुष या कारक, इनके आधार पर इन चारों शब्दों में परिवर्तन होता है, इसीलिए इनको विकारी शब्द कहा जाता है। उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे राम पढ़ता है, क्या कहा, राम पढ़ता है, लेकिन अगर राम की जगह लिख दिया जाए कि राम और सीता पढ़ते हैं, तो जो क्रिया है पढ़ना, इसमें परिवर्तन होगा या नहीं होगा? सेंटेंस समझने वाले फट से बोलेंगे जी हाँ होगा। क्यों? क्योंकि अभी इस टाइम पे यहां सिर्फ राम मतलब कि एक वचन है, इसलिए सिंपल फॉर्म यहां पर यूज होगी। लेकिन अगर यहां बहुवचन आ जाता है, एक से ज्यादा का नाम आ जाता है, तो फिर यहां पर सेकेंड फॉर्म यूज होना तय है, ठीक है। लेकिन सेकेंड को देखिए, बड़ा लड़का आया, तो बड़ा क्या बताता है आपका, क्या बताता, विशेषण, विशेषता बताता है, विशेषण बताता है, इसमें भी परिवर्तन होगा काल के अनुसार या विशेषण के अनुसार, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आप इसको पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा ये। चलिए इसके अलावा सेकंड टाइप, थोड़ा सा और ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं स्लाइड पर यहाँ पर, क्योंकि हमें क्वेश्चन भी डिस्कस करना है और जल्दी क्लास को भी कंप्लीट करना है, क्योंकि ये फाउंडेशन की क्लास है, डिटेल क्लासेस है बट फाउंडेशन क्लासेस है। जो आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है वो होता है एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करना, ठीक है। लेकिन मैं ये पार्ट इसलिए समझाता हूं ताकि मैं वैसे यहाँ पर वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन देने वाला हूं, लेकिन अगर 15 से ज्यादा, जैसे मैं नोट्स में आपको 30 से 40 क्वेश्चन देता हूं, अब अगर उन क्वेश्चनों को भी आपको कवर करना है तो क्या करना होगा, पार्ट को अच्छे से समझ लीजिए, वो सारे क्वेश्चन आपके अपने आप कवर हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलिए सेकंड है अभिकारी शब्द। क्या है अभिकारी शब्द? क्या होते हैं ये भाई? जिनमें कोई परिवर्तन ही ना हो, वो अभिकारी शब्द होंगे। ये भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संयोजक, समुच्चय बोधक, अफव्यय और विस्मयादि बोधक शब्द। ये 4 प्रकार होते हैं किसके? अभिकारी शब्द के भी। क्रिया विशेषण जैसे धीरे, है ना, बहुत, जल्दी, बहुत, आदि आदि, ठीक है। अब इनको भी आप क्या चेंज कर सकते हो, वो धीरे चलता है, राम धीरे चलता है, राम और सीता धीरे चलते हैं। चाहे कितना भी परिवर्तन कर लो, काल में परिवर्तन कर लो, वचन में, लिंग में, किसी में परिवर्तन कर लो, क्रिया विशेषण में परिवर्तन नहीं होगा। जो क्रिया के साथ लगते हैं उनको क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो धीरे, जल्दी, बहुत, इन शब्दों को इन्हीं फॉर्म में आप यूज करोगे। उसी तरह से संयोजक देख लीजिए, जो दो वाक्यों को जोड़ता हो, जैसे और, लेकिन, तथा, ये क्या करते हैं? दो वाक्यों को जोड़ते हैं ना आपस में, तो इनमें भी कभी परिवर्तन नहीं होता है, ये इसी रूप में यूज होते हैं। समुच्चय बोधक अफव्यय जैसे अथवा, या, है ना, या विस्मयादि बोधक, विस्मयकारी जो शब्द होते हैं, अरे, वाह, ओ, इनको भी इसी रूप में यूज किया जाता है। तो जिन शब्दों का इसी प्रकार से उसी रूप में यूज किया जाता हो, प्रयोग किया जाता हो, उन शब्दों को हम अभिकारी शब्द के नाम से जानते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं, वह धीरे चलता है, या वे धीरे चलते हैं, तुम धीरे, तो धीरे धीरे ही शब्द में इस्तेमाल होगा। क्लियर हो रहा ना? चलिए अब हम चर्चा करते हैं, ये सबको आप पढ़ लीजिएगा डिटेल में, मैंने आपको थोड़ा इन शॉर्ट समझाने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं पूरा पार्ट आपको समझ आया होगा। अब इन्हीं पर आधारित जो प्रश्न बनेंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। देखिए पहला प्रश्न है, बहुधन शब्द किस समास की रचना है? बहुधन मैंने समझाया था आप लोगों को, उदाहरण में लेकर के आया था बहुधन को, है ना। बहुब्रीहि समाज है ये, द्विगु समाज है, कर्मधारण्य समाज है, या अव्ययी भाव समाज है? ऑप्शन ए बहुब्रीहि समाज। चलिए डिटेल में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, इसलिए अब यहां पर मैं इसको एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूं, इसलिए चलिए इस पर से बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मेल करना, जोड़ना, संक्षिप्त रूप, या बोध करना। सबसे पहले मैंने यही समझाया था आपको, समास का शाब्दिक अर्थ परिभाषा के रूप में क्या होगा? ऑप्शन सी संक्षिप्त रूप, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है वह कौन सा समास होता है जिसमें पहले संख्या आती है? तत्पुरुष समाज, द्विगु समाज, बहुब्रीहि समाज, या अव्ययी भाव समाज? कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट इसमें? बी होगा, द्विगु समाज, मैंने बताया था आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न है, विकारी शब्द होते हैं अपवर यार अपरिवर्तनशील, माफ कीजिएगा, अपरिवर्तनशील, अव्ययी, परिवर्तनशील, या सामान्य? इसको तो बिल्कुल आप बता ही सकते हो, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अविकारी शब्द कौन से होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, नहीं होता है? ये दो चीजें देखी थी हमने, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है मतलब अपरिवर्तन, मतलब ऑप्शन सी यहां पर भी करेक्ट हो रहा है। अगला प्रश्न है, द्विगु समाज में होते हैं, क्या होते हैं द्विगु समाज में? द्विगु समाज में पूर्व पद संख्यावाची होते हैं, पूर्व पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद प्रधान होते हैं, या दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, पूर्व पद संख्यावाची होते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजपुत्र किस प्रकार का समास है? राजपुत्र किस प्रकार का समास है? क्वेश्चन माफ कीजिएगा आगे पीछे हो रहे हैं, संख्या पर मत जाना, ठीक है, हम कवर कर रहे हैं इसको।
ठीक है, पीपीटी में ध्यान नहीं दिया गया है, क्रम में जो क्रम होता है ना 1 2 3 का जो क्रम है, क्रम नहीं डाला गया है। इट्स ओके, चलेगा, हमें क्वेश्चन पढ़ना है ना, तो क्रम पर ध्यान मत दीजिएगा। राजपुत्र किस प्रकार का समास है? द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास? कौन सा होगा राजपुत्र? सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, है ना, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला प्रश्न है बार बार किस शब्द किस समास का उदाहरण है? बार बार द्विगु का, बहुब्रीहि का, अव्ययी भाव का या तत्पुरुष समास का? अव्ययी भाव समास का ये उदाहरण है बार बार। अगला प्रश्न है नील कमल किस प्रकार का समास है? तो बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारण्य समास। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कर्मधारण्य समास। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, किस समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं? दोनों पद, तत्पुरुष में, द्वंद्व में, द्विगु में या बहुब्रीहि में? ऑप्शन बी, द्वंद्व समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे राम लक्ष्मण, माता पिता। बस समझे। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समाज में कौन सा समास है? माफ कीजिएगा, पुरुष रत्न में कौन सा समास है? पुरुष, इस प्रकार के प्रश्न आपसे बहुत पूछेंगे, इसलिए अच्छे से पढ़ना होगा आपको। पुरुष रत्न समास में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, द्विगु है या कर्मधारण्य है? इसका सही आंसर होगा कौन सा? कर्मधारण्य। क्या होगा? कर्मधारण्य। अगला प्रश्न है क्यों होगा, ये आप पढ़ लीजिएगा वापस जाकर के, या फिर वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। जब मैंने आपको कर्मधारण्य समाज समझाया था तो अपने आप समझ आ जाएगा ये कि पुरुष रत्न जो है ये द्विगु समाज, कर्मधारण्य समाज क्यों बना है। ठीक है, अगला प्रश्न है चाय कॉफी में कौन सा द्वंद्व समाज है? चाय और कॉफी में कौन सा द्वंद्व समाज है? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व या उत्तर पद प्रधान या फिर वैकल्पिक द्वंद्व समास? कौन सा होगा? चाय कॉफी में कौन सा होगा? वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, ये एक विकल्प को प्रस्तुत कर रहे हैं, चाय का विकल्प कॉफी, कॉफी का विकल्प चाय। क्लियर है? चलिए इसके अलावा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, संधि किस प्रकार की प्रक्रिया है? संधि किस प्रकार की प्रक्रिया? भी थोड़ा सा हट के प्रश्न आ गया यहाँ पर, व्याकरणिक, अर्थात्मक, है ना, ध्वन्यात्मक या तात्विक। ये थोड़ा हटके प्रश्न देने का मतलब ये हुआ कि चाहे एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछेगा, आप लोग एग्जाम में आएगा ही आएगा। और जो प्रश्न यहाँ पर सेशन में नहीं इंक्लूड किए गए हैं वो सारे प्रश्न आपको नोट्स में देखने को मिल जाएंगे, जो नोट्स में आपको सेशन के एंड में बताने वाला हूँ कि डिटेल नोट्स आप कहाँ से पढ़े, कैसे प्राप्त होगी। उस नोट्स में हर एक पार्ट पर कम से कम 40 क्वेश्चन दिए गए हैं और उन 40 क्वेश्चनों से बाहर पॉसिबल ही नहीं है कि प्रश्न चला जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संधि किस प्रकार की प्रक्रिया है? प्रक्रिया पूछा गया, व्याकरणिक प्रक्रिया है या अर्थात्मक प्रक्रिया है या ध्वन्यात्मक प्रक्रिया है या तात्विक प्रक्रिया है? यहां पर सही आंसर होगा ध्वन्यात्मक प्रक्रिया। कौन सी? ध्वन्यात्मक प्रक्रिया। ध्वनि के आधार पर संधि की प्रक्रिया की जाती है ना, संधि विच्छेद आदि करना ध्वनि के आधार पर इसको किया जाता है। अगला प्रश्न है राम धन ईश्वर, रामेश्वर किस प्रकार की संधि है? राम धन ईश्वर, रामेश्वर जो है किस प्रकार की संधि है? व्यंजन, विसर्ग, स्वर या अव्ययी भाव संधि? सही आंसर होगा, मैं आपसे उम्मीद नहीं करूंगा यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको संधि अभी नहीं पढ़ाई है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ, संधि आप लोगों ने बचपन से पढ़ते आ रहे हो यार, इसमें इंक्लूड करता तो सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। संधि को जब नोट्स आप लेंगे तो नोट्स में आपको सब कुछ मिलेगा, वो भी डिटेल में पढ़ने को मिलेगी। ठीक है, तो ये स्वर संधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है समास में शब्दों की कौन सी विशेषता प्रमुख होती है? समास में शब्दों की कौन सी विशेषता प्रमुख होती है? विस्तार, संक्षेप, लयबद्धता या फिर गद्य? कौन सा होता है? कौन सी विशेषता होती है शब्दों की? बताया ना बार बार, संक्षिप्त रूप मतलब संक्षेप, है ना, दो या दो से ज्यादा पदों को सम्मिलित करके एक पद में शामिल किया जाता है जिसका विशेष अर्थ निकलता है, उसे हम समास कहते हैं। बात समझ आई? चलिए इस प्रकार से हमारे कंप्लीट 15 प्रश्न यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। जिन दोस्तों को कोई प्रॉब्लम आई हो, कहीं पर डाउट हो, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि इसकी जो सेशन की नोट्स है, फाउंडेशन कोर्स की नोट्स है हिंदी, अंग्रेजी, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण, जो मेरे द्वारा बनाई गई है, स्पेशल शब्दों का प्रयोग करते हैं, मतलब आसान शब्दों का प्रयोग करते हुए आसान तरीका दिया गया है जिसमें आप पढ़ोगे और आपको समझ आता चलेगा। सिर्फ रीडिंग लगानी है, रटना कुछ भी नहीं पड़ेगा इन पुस्तकों में। किताबों जैसी थोड़ी सी जो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है ना, उससे इजी लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर यूज की है ताकि आप लोग आसानी से समझ पाए। तो सेपरेट पुस्तकें अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, है ना, चारों इस पेपरों की आप लोग ले सकते हैं इसको। इसके लिए छोटा सा एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको पे करना होता है जिसका चार्जेस है 149 रुपए। 149 का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको ये चारों नोट्स आपको मिल जाती है पीडीएफ के रूप में। और यदि आप चाहते हैं किसी सेपरेट, मतलब एक
अकेले पुस्तक को लेना, एक एक पुस्तक लेना भी चाहे तो भी आप जो है ले सकते हैं, जिसमें आपको मात्र 49 रुपए पे करना होता है ना। इसमें जिस 49 पे अगर आप हिंदी चाहे तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश जो भी आप चाहे चारों में से। क्लियर? कैसे मिलेगी, इसके लिए करना क्या है, सिंपल सी प्रोसेस है। इस पेज का अभी लेक्चर देखते हुए स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेकर के जो ये नंबर दिए गए हैं इसको आप पेन से नोट डाउन कर लीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, है ना। और वहां पर आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएगी, वहां पर मैसेज मिलेगा आपको किस प्रकार से सब्सक्रिप्शन प्लान लेना है, उसी आधार पर आपको ये पुस्तक भी व्हाट्सएप पर ही उसकी लिंक मिल जाएगी। क्लियर है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। अब तो चूंकि कंप्लीट ही होने वाला है, मात्र एक सेशन आप लोगों का बचा है जिसमें हम बात करेंगे शब्द रचना की, जिसमें देखेंगे शब्दों का रचना कैसे होती है, शब्द बनाना है ना, शब्द बनते कैसे। तो इस सेशन के बाद में हमारा सेशन पूरी तरह ये कंप्लीट हो जाएगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है इंग्लिश का, लेकिन अगर आप कमेंट करके मैक्सिमम मात्रा में अगर कमेंट करके किसी अन्य सब्जेक्ट के लिए बोलते हैं तो मैं वो सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर सकता हूं। बस आप लोगों के कमेंट का मैं वेट करूंगा। सिर्फ आप लोगों के पास में 2 दिन का वक्त है, आज और कल का। ठीक है, तो इसी सेशन में कमेंट कर दीजिएगा। और सेशन यदि आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया करें। साथ में नए हैं चैनल पर और आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से सेकेंड ईयर की क्लासेस मिलती रहें, और यदि आप थर्ड ईयर में जाना सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाएंगे तो थर्ड ईयर क्लासेस भी आपको नेक्स्ट ईयर में कंटिन्यू मिले, सभी सेशन देखने को मिले, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जुड़ना होगा हमारे साथ में बेल आइकन प्रेस करके, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा एक नोटिफिकेशन के लिए और एक प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, है ना। तो टेलीग्राम पर भी हमको ज्वाइन कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर आपको कंटिन्यू सेशन मिलते रहे। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।